नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्नर गाइस में। आज की जो हमारी क्लास हो रही है वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। पहले टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक जाना है संविधान सभा के। संविधान सभा के अंतर्गत हम लोगों ने उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा है क्या, वो किस कार्य के लिए बनाया गया था, उसमें कौन कौन सी समितियां गठित हुई, उसकी कौन सी बैठकें थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, उसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, उन सारे टॉपिक का हमने अध्ययन किया। संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे, कितनी महिलाएं थी, उसके एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, सारे टॉपिक का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। उसके बाद दूसरी क्लास संविधान सभा के अंतर्गत हमने क्या किया कि संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए एमसीक्यू क्वेश्चन थे उनको अध्ययन कर लिया। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा सेकंड टॉपिक होगा और उसका नाम क्या है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं पॉलिटी के अंतर्गत 4 से 5 टॉपिक जो है वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत लगभग 50% एरिया यानी कि 50% क्वेश्चन को कवर करते हैं। उन टॉपिक की अगर हम बात करें तो जैसे संविधान सभा हो गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हो गया, मूल अधिकार की बात हो गई, नीति निर्देशक तत्व हो गया और मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें 50% क्वेश्चन इन्हीं 4 और 5 टॉपिक से पूछे जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक के अंतर्गत दूसरे टॉपिक की। अभी तक हमने संविधान सभा को संपूर्ण रूप से कवर कर लिया है। दूसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना हम सीखने से पहले यह जानेंगे कि प्रस्तावना क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, उसका जन्म कैसे हुआ, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इन सारी चीजों को हमें प्रस्तावना के बारे में डिटेल में जानकारी। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? प्रस्तावना की अगर बात करें तो क्या उसे संशोधन किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से वाद आए, कौन कौन से विवाद आए। प्रस्तावना में क्या अगर बात करें संशोधन की तो अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, कौन कौन से शब्द जोड़े हैं, कौन सा संविधान संशोधन नंबर की दृष्टि से बात की गई है कि कौन सा है, तो उन सारे टॉपिक का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम प्रस्तावना को सर्वप्रथम एक बार पढ़ेंगे, उसके शब्दों को भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि उसके शब्दों का अर्थ क्या होता है। जैसे भारतीय संविधान में बात की गई है लोकतंत्र की, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में बात की गई समाजवाद की, तो भारत में भी लोकतंत्र कौन से प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया। लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो उसमें से कौन सा अपनाया गया है। ऐसे ही बात की गई है समाजवाद की, तो भारत में कौन सा समाजवाद अपनाया गया है, मार्क्सवादी समाजवाद या नॉर्मल समाजवाद जो जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रेरित है। इन सारे टॉपिक का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद इनको अध्ययन करने के बाद हम लोग अभी तक प्रस्तावना से संबंधित जिसने भी एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीवियस इग्जाम में पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम समझेंगे, एक बार प्रस्तावना को पढ़ेंगे, केवल आपको पढ़ना है, उसके शब्दों को ध्यान देना है। उसके बाद हमारा काम है आपको प्रस्तावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझाना, उससे संबंधित जितने भी तथ्य एग्जाम में पूछे हैं उनको समझाना, उसके साथ साथ एक एक शब्दों का अर्थ क्या है उसको भी बताना, ये हमारा काम है। ठीक है, तो सर्वप्रथम प्रस्तावना से पहले हम परिचित होते हैं कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना में बात की गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आप क्या करेंगे ऐसे गोला करते जाएंगे, जिन चीजों हम बता रहे हैं उन चीजों को आप ध्यान रखना शब्दों को। हम भारत के लोग, ये भी अपने आप में क्या है, हम भारत के लोग, इसको गोला करेंगे। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब हम किसको गोला करेंगे, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये न्याय भी आप गोला करेंगे क्या, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद आप देखेंगे यहां कामा लगा है, फिर आएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्वतंत्रता। फिर आ जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, किसकी किसकी, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज आज अर्थात 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब हम आपसे बोले कि आपको कुछ चीजें, कुछ शब्दों को आपको गोला करना है और समझना है। थोड़ा सा इन शब्दों को आप थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हम आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे ले जाएंगे, फिर इन सारे शब्दों का आपको अर्थ भी बताने वाले हैं। बात करें हम भारत के लोग, ये क्या है? तो ये संविधान का स्रोत है, संविधान के शक्तियों का स्रोत है। संविधान के शक्तियों का स्रोत है। संविधान के शक्तियों का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। कौन हो जाएंगे? भारत की जनता। संविधान के पास जो शक्तियां हैं उसे किसने प्रदान किया? तो हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता के द्वारा संविधान को शक्तियां प्रदान की गई है। तो कभी आपसे पूछा जाता है संविधान की शक्तियों का स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता हो जाएगा, पूछा गया है। ठीक है। दूसरी बात की गई है तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इतना याद रखेंगे। तो ये क्या है? तो संविधान का स्वरूप है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए उसकी बात की जा रही है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत क्या हो, या भारतीय संविधान या भारत के लोगों को कौन सी शक्ति, या भारत सरकार को कौन सी, तो उसे अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता हो, यानी कि शक्ति प्रदान हो। अर्थात वो किसी बाह्य दबाव में निर्णय ना ले, उसे स्वतंत्र कोई भी कार्य करने या स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता हो, यानी कि उस पर क्या हो, कोई विदेशी प्रभाव ना हो। तो उसमें बात की गई है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो। दूसरा स्वरूप कैसा होना चाहिए? समाजवादी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब हम समाजवादी की बात करते हैं, समाजवाद की, तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक मार्क्स समाजवादी, ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित समाजवाद, और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रेरित समाजवाद। समाजवाद के दो तरह के होते हैं। एक कौन सा? तो मार्क्सवादी समाजवाद, दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से प्रेरित है। अब ये जो समाजवाद है, इसमें भारत में कौन सा समाजवाद अपनाया गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रेरित अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। समाजवाद क्या होता है कि जो संसाधन और संपत्ति है उनका समान रूप से बंटवारा हो। किंतु ये बंटवारा कैसे होगा कि अगर मान के चलिए कोई ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाया, ज्यादा संसाधन इकट्ठा किया, कोई व्यक्ति कम मेहनत करके कम संसाधन इकट्ठा किया, तो ज्यादा जिस व्यक्ति के पास ज्यादा संसाधन है उस संसाधन को उठा के गरीबों में बांट देना। ये कौन सा? तो ये मार्क्सवादी समाजवाद की विचारधारा होती है। बिना उससे पूछे, बिना उससे निर्णय लिए हुए ये कर देना, बराबर बराबर में बांट देना। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा होती है। किंतु ऐसा अगर होगा तो किसी देश का विकास रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? जब ये रहेगा कि हम अगर उनसे ज्यादा पैसे कमाएंगे, उनसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, तो हमारा पैसा ऑलरेडी उठा के या हमारे संसाधन ऑलरेडी उठा के उनको दे दिया जाएगा, तो हम क्यों मेहनत करें? तो देश में क्या होगा? तो विकास रुक जाएगा। इसीलिए भारत में कौन सा समाजवाद अपनाया गया? तो लोकतंत्रात्मक समाजवाद अपनाया गया। कौन सा? तो लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसमें बात की गई कि भारत में समाजवाद यानी कि समानता लाया जाएगा, परंतु किस तरीके से? तो योजना बना के, चुनाव करा के, योजना बना के, शिक्षा प्रदान करके समाजवाद लाया जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। तो ये हमारा किस स्वरूप हो जाएगा? पहला, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा हो? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, अर्थात उसे अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्र रूप से क्षमता हो। दूसरी, समाजवादी हो, और समाजवादी में भी लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की गई। तीसरा, पंथ निरपेक्ष हो, अर्थात राष्ट्र का कोई धर्म नहीं हो, वो सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहे। ठीक है। अर्थात उसका अपना कोई स्वयं का धर्म नहीं है, वो सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा। ये स्वरूप हो गया तीसरा।
चौथे की अगर बात करें तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक की बात करें तो भारत में लोकतंत्र क्या होता है, दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाता है सिंगापुर, स्विट्जरलैंड हो जाता है, जहां पे क्या होता है, जनता जो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि अगर पसंद नहीं आया तो उन प्रतिनिधियों को वापस भी बुला लेती है, राइट टू रिकॉल का ऑप्शन होता है कहां पे, तो स्विट्जरलैंड में। किंतु भारत में ऐसा नहीं है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र ना होकर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। यानी कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ यह होता है कि जो भारत का, ठीक है, भारत में एक बार जनता द्वारा चुन लिया गया कोई, तो वो अगले 5 साल तक काम करे, उससे जनता वापस नहीं बुलाती, जनता के प्रतिनिधि बुला सकते हैं उसे। अर्थात यहाँ पे भारत के मुख्य रूप से यानी कि मुखिया को जनता सीधे ना चुन के क्या होती है, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, तो लोकतंत्रात्मक हो जाएगा। गणराज्य की अगर बात करें तो भारत में गणराज्य यानी कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। ये नहीं है कि कोई विशेष राजा है या राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का लड़का ही राष्ट्रपति बनेगा। यहाँ का जो राष्ट्रपति या मुखिया होगा वो जनता द्वारा चुना हुआ होगा, और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो ये हो गया गणराज्य हो गया। तो ये कौन कौन से स्वरूप के अंतर आ गए, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये क्या हो गया, तो भारतीय संविधान का स्वरूप हो गया। स्रोत कौन सा था, तो हम भारत के लोग, अर्थात ये संविधान की शक्तियों का स्रोत। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। उसके साथ साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई, तो 5 प्रकार के। कौन कौन से, तो आपका हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है भारतीय संविधान में। अब हम बात करने वाले हैं, स्वतंत्रता हो गया, प्रतिष्ठा और अवसर की, समता की अगर बात करें तो 2, प्रतिष्ठा और अवसर, पहला और दूसरा, 2 समता की बात की गई है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 को एटक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इन तीनों का क्या अर्थ होता है, जब हम शब्द बात करते हैं अंगीकृत करना तो इसका अर्थ होता है बनाना, जब अधिनियमित करना होता है तो इसका अर्थ होता है स्वीकार करना, और आत्मर्पित मतलब स्वयं के ऊपर लागू करना। स्वयं के ऊपर लागू करना, ये तीनों शब्दों का अर्थ होता है। आप सभी लोगों में, ज्यादातर लोगों को इन शब्दों का अर्थ नहीं मालूम होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकतंत्रात्मक में भी कौन सा, समाजवाद में भी कौन सा समाजवाद, और आपको बताया मैंने कि आपका जैसे पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतंत्र, गणराज्य की बात हो गई। इन सारे शब्दों का अर्थ आप समझ लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पृष्ठभूमि, अर्थात भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका निर्माण कैसे, उसका जन्म कैसे हुआ, क्या उसमें संविधान संशोधन हो सकता है, क्या उसमें अभी तक संविधान संशोधन एक आध बार हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, उन सारे शब्दों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसके साथ साथ ज्यादातर क्वेश्चन क्या है, इससे तो पूछता पूछता है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना की अगर हम बात करें, प्रस्तावना, तो ये क्या है प्रस्तावना, सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रस्तावना क्या है। दूसरी हम बात करेंगे इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। तीसरा हम बात करने वाले हैं कि प्रस्तावना से संबंधित
वाद कौन कौन से हुए हैं, और चौथा हम देखेंगे प्रस्तावना से रिलेटेड कि प्रस्तावना को किन किन लोगों द्वारा क्या क्या इसे नाम दिया गया, क्या क्या नाम या उपनाम से इसे पुकारा गया। ये सारे टॉपिक का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बात करेंगे कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना संविधान की भूमिका की भांति है। कैसी है? तो भूमिका की तरह है, जिसमें भारतीय संविधान की आदर्श, उद्देश्य, स्वरूप की बात की गई तथा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की बात की गई है। ध्यान रखेंगे किसको? तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की बात की गई। क्या है प्रस्तावना? तो ये भूमिका की तरह है, संविधान की भूमिका है, जिसमें किसकी किसकी बात की गई? आदर्शों की बात की गई है संविधान के। उद्देश्य है क्या क्या? जैसे संविधान का क्या उद्देश्य है? तो संविधान का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक, भारत के लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान करना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करना, भारत के लोगों के मध्य बंधुत्व की भावना बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। स्वरूप की जब हम बात करेंगे तो किसकी बात की गई है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य हो, उसके तहत स्वरूप की बात की गई। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की डेट की बात की गई है, जो कब है? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। ये क्या है? तो ये आपका प्रस्तावना हो गया। अब आप बात करेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है प्रस्तावना की, अर्थात प्रस्तावना का आविर्भाव या जन्म कैसे हुआ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 का डेट आता है और इसमें संविधान सभा की आपकी नेक्स्ट बैठक होती है, जिसके तहत क्या? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ एच सी मुखर्जी और टीटी कृष्णाचारी जो है वो उपाध्यक्ष चुने जाते हैं और बेनेगल नरसिंह राव जो है इसी दिन 11 दिसंबर 1946 के दिन संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुने जाते हैं। इसके बाद का एक डेट आता है 13 दिसंबर 1946। ध्यान रखेंगे सभी लोग, 13 दिसंबर 1946 का डेट आता है और इसके में क्या बात की जाती है 13 दिसंबर 1946 के दिन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। किसके समक्ष? तो संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव ये क्या होता है? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव में इस चीज की व्याख्या होती है कि हम जिस संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं उस संविधान की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, इन सारे मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। किसमें? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव में। कब रखा गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव भविष्य में जाके प्रस्तावना का निर्माण करती है, प्रस्तावना बनती है। इसीलिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे कभी कभी उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे उद्देशिका के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 के मध्य संविधान सभा में रखे गए जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी से संविधान की प्रस्तावना का जन्म होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई। किसकी? तो प्रस्तावना की हो गई। दूसरी बात करें तो प्रस्तावना से संबंधित वाद की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना से संबंधित वाद की अगर हम बात करें कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है?
सर्वप्रथम आता है बेरुवारी केस। बेरुवारी केस और कब आता है? तो 1960, जिसमें बात की जाती है, ये केस आप जरूर याद रखेंगे, ये प्रस्तावना से संबंधित केस है। ये बेरुवाकी केस जो आया, ये आपका 1960 में आया और इसमें बात की गई कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और तर्क क्या दिया गया? क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये क्या है? तो ये संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं, इसलिए संशोधन भी नहीं होगा। उसके बाद आपका आता है केशवानंद भारती केस। और कब आता है? तो 1973, जिसमें सर्वप्रथम बात की गई कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का भाग है। प्रस्तावना क्या है? तो भारतीय संविधान का भाग है और इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु आप सभी लोग जानते हैं 1973 में जो आए केशवानंद भारती का केस जो था, उसमें सर्वप्रथम मूल ढांचे का सिद्धांत की बात की गई थी और इसी के साथ यह भी निर्णय सुनाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा, संशोधन नहीं होगा मूल ढांचे में। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हो गया। और मूल ढांचा क्या हो, इसका निर्णय करने की क्षमता, यानी कि इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास रखा गया? तो सुप्रीम कोर्ट के पास रखा गया। तो ये हमारा हो गया केशवानंद भारती केस में। जब केशवानंद भारती केस में यह निर्धारित हो गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो उसके बाद एक संशोधन होता है आपका 42वां संविधान संशोधन। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया जाता है और 3 शब्द जोड़े जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों शब्द आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से शब्द? तो आप ध्यान रखेंगे, आपका हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका हो जाएगा अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये तीनों शब्द को आप ध्यान रखेंगे। कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, जब केशवानंद भारती केस में यह निर्णय सुनाया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में अगर हमें संशोधन करना हो तो किस प्रकार से संशोधन होगा? तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, विशेष बहुमत से संशोधन होगा। कैसे होगा? तो विशेष बहुमत के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा आपका केस एक आ जाता है, इसको सभी लोग नोट कीजिएगा, सभी लोग इसको नोट कीजिए, तब इसको हम बिठाते हैं। एक केस और याद रखेंगे, SR बॉम्बई बनाम भारत संघ। और कब आया? 1994, जिसमें बात की गई कि प्रस्तावना को संविधान का अंग के रूप में इसे दोबारा स्वीकार कर दिया गया, अर्थात मोहर लगा दिया गया। किस बात पे? तो 1973 के केशवानंद भारती के तहत जो बात की गई कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए उसमें संशोधन किया जा सकता है। उसमें दोबारा से एक केस SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 के तहत दोबारा निर्णय सुनाया गया। किसके? तो केशवानंद भारती के केस को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तो आप 3 ध्यान रखेंगे। पहला बेरुवाकी केस, जिसमें संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। दूसरा केशवानंद भारती केस, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए इस पे संशोधन किया जा सकता है, किंतु मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और मूल ढांचा क्या होगा? इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट होगा। और प्रस्तावना में अगर संशोधन करना हो तो कैसे होगा? तो विशेष बहुमत से होगा।
तीसरा अगर बात करें प्रस्तावना से संबंधित वाद कौन सा आया, तो एस आर मुंबई बनाम भारत संघ 1994 में, जिसमें बात की गई कि प्रस्तावना को संविधान का अंग इसमें भी माना गया। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो गए, तो प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण वाद थे उनको आपने देख लिया है। अब हम प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना के तहत आपने देखा 42वां संविधान संशोधन भी देख लिया, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, 3 शब्द जोड़ा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, सारे का सारा आप नोट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रस्तावना को कुछ लोगों द्वारा किस नाम से पुकारा गया। एग्जाम में आपके पूछता है बार बार कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तावना को क्या नाम दिया गया, इन्होंने पवित्र दस्तावेज का नाम दिया। डॉक्टर भार्गव दास द्वारा बात करें तो संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना को माना गया। के एम मुंशी ने जन्म कुंडली के रूप में स्वीकार किया, उसको भी आप 4-5 जो है मुख्य रूप से जो लोग हैं उनके, उन्होंने कौन कौन सा नाम दिया प्रस्तावना को, उसको आप देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा। जैसे पहला हमारा हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर की, अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इन्होंने प्रस्तावना को क्या नाम दिया, तो प्रस्तावना को इन्होंने पवित्र दस्तावेज कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सभी लोग ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना को इन्होंने किस नाम से पुकारा, तो पवित्र दस्तावेज के रूप में। दूसरा अगर हम बात करें ठाकुर भार्गव दास, ठाकुर भार्गव दास की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रस्तावना को क्या नाम दिया, तो इन्होंने संविधान की आत्मा के रूप में स्वीकारा। आत्मा के रूप में इन्होंने स्वीकार किया, कौन, ठाकुर भार्गव दास। अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन होता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा भी संविधान के किसी भाग को संविधान की आत्मा कहा गया था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा के रूप में पुकारा, तो आर्टिकल 32 को। इसी के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। भारतीय संविधान के मूल अधिकार के तहत जो आर्टिकल 32 है, उसको भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा क्या कहा गया, तो इन्हें कहा गया था संविधान की आत्मा। किंतु प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ठाकुर भार्गव दास हो जाएंगे, संविधान की आत्मा। ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इसी के साथ बता दिया। तीसरा अगर हम बात करें तो पहले हो गए, दूसरे हो गए, लगभग 5 जो है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, 2 हो गया। तीसरा आपका हो जाएगा एन ए पालकी वाला। एन ए पालकी वाला, इन्होंने अगर बात करें तो संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा, तो परिचय पत्र के रूप में इन्होंने पहचाना, परिचय पत्र के रूप में संज्ञा दी, इन्होंने नाम दिया क्या, तो परिचय पत्र। याद करने का, तो पालकी वाला पास से परिचय पत्र हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मिला के रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर और ठाकुर दास भार्गव को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। संविधान की आत्मा के रूप में इन्होंने स्वीकार किया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल 32 जो है उसको संविधान की आत्मा के रूप में स्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरा, एन ए पालकी वाला ने, इन्होंने क्या कहा, तो परिचय पत्र के रूप में प्रस्तावना को कहा। चौथा अगर हम बात करें तो चौथा हमारा कौन हो जाएगा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जब मैं आपको संविधान सभा पढ़ा रहा था तो उसके तहत मैंने आपको एक प्रारूप समिति बताई, और ये उस प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिसके अध्यक्षता कौन किए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। ये उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से पुकारा, तो इन्होंने कहा दीर्घकालिक सपनों का
सपनों का विचार। इन्होंने प्रस्तावना को क्या नाम दिया? तो दीर्घकालिक सपनों का विचार। अल्लाह दी, इस दी को याद रखेंगे और इस दी को याद रखेंगे, मिलाएंगे आपको मिलता जुलता मिल जाएगा। नेक्स्ट और पांचवा हमारा हो जाएगा, और पांचवे हमारे कौन हो जाएंगे? के एम मुंशी। के एम मुंशी की अगर बारे में बात करें तो ये एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे जो प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में शामिल थे। इन्होंने के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से पुकारा? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इन्होंने जन्म कुंडली के नाम से पुकारा। जन्म कुंडली के रूप में पुकारा। ये आपके जो पांच हैं मुख्य रूप से, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन पांचों को, ठीक है, आपको डिटेल में करवा दिया। तो अभी तक आपने जाना भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना के अंतर्गत की बात की, प्रस्तावना संविधान की भूमिका की भांति है जो संविधान के उद्देश्यों, स्वरूप, आदर्श और उसके यानी कि अंगीकृत, आत्मर्पित और लागू होने की तिथि को निर्धारित या बताती है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो संविधान की हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि संविधान का उद्भव यानी कि प्रस्तावना का आविर्भाव यानी कि जन्म कैसे हुआ। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा के समक्ष, वही भविष्य में जाके प्रस्तावना का रूप लेती है, जिसके कारण प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी कभी कभी पुकारा जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रस्तावना से संबंधित वाद और विवाद जो कौन कौन से, तो जैसे बेरुवागी केस जो 1960 में हुआ, जिसमें बात की गई कि संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, इसलिए उसमें संशोधन नहीं हो सकता। उसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में आता है, जिसमें बात की जाती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसलिए उसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु प्रस्तावना के मूल ढांचे या संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा। अगर आपको प्रस्तावना में संशोधन करना है तो कैसे होगा? विशेष बहुमत से होगा। उसके बाद 1973 में केस आता है केशवानंद भारती का। उसके बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार, आज तक एक बार सिर्फ प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। और कौन कौन से शब्द जुड़े? तो टोटल 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक बार। कितने शब्द जोड़े गए? 3 बार। 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। कब? 1976 में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका कौन सा मामला अगर बात करें संबंधित प्रस्तावना से, तो आपका हो जाएगा एसआर मुंबई बनाम भारत संघ का केस 1994, जिसमें बात की गई कि 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा बात की गई थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसी बात को दोबारा दोहराया गया। कब? 1994। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि संविधान की प्रस्तावना पे किन लोगों को कौन सी विचार या उसे किस उपनाम से पुकारा गया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज के रूप में। उसके बाद ठाकुर भार्गव दास द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या? तो आत्मा के रूप में, संविधान की आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया। तीसरी अगर हम बात करें तो एनके पालकीवाला, इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र के रूप में स्वीकार किया। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने दीर्घकालिक सपनों का विचार के रूप में स्वीकार किया। और के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली के नाम से, उपनाम से पुकारा। ठीक है, तो ये हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी, जिसकी संपूर्ण रूप से हमने डिटेल में अध्ययन किया है। उसके बाद हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्दों को समझा, उसके आदर्श कौन से हैं, उसके उद्देश्य कौन से हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी भारतीय संविधान को जो शक्तियां प्राप्त है उसे किन लोगों ने दिया? तो हम लोगों ने दिया। इसीलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है? हम भारत के लोग, अर्थात हम लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्या है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप है। भारतीय संविधान के आदर्श की अगर उद्देश्य की बात करें तो कौन से? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बंधुता बढ़ाने, ये सारे क्या हो जाएंगे? तो ये उसके उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है, स्रोत क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग। और स्वरूप क्या हो जाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये बनाना का क्या है? भारतीय संविधान का स्वरूप है। उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करना भारत के लोगों को, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना, और इन सब में प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करना। ये क्या था? ये संविधान का उद्देश्य था।
ठीक है, एक एक शब्दों को आपने जाना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के अंतर्गत आपने ये देखा कि एक ऐसे देश के रूप में जिसे अपने आंतरिक और बाह्य मामले स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा। दूसरा आपने देखा समाजवादी, तो समाजवादी के अंतर्गत समाजवाद दो प्रकार के होते हैं, एक मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित और एक दूसरा आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रेरित है, जिसके तहत समाजवाद क्या किया जाता है? तो योजनाएं बनाकर, चुनाव कराकर व अन्य योजनाओं के तहत धीरे धीरे समता प्रदान की जाती है भारत के लोगों में। ठीक है, तो उस समाजवाद की स्थापना की गई है। अर्थात भारत में कौन सा समाजवाद लागू है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद भारत में लागू है। दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पंथ निरपेक्ष शब्द मूल भारतीय प्रस्तावना में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, और जिसका अर्थ होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत ये संविधान क्या करेगा? सभी धर्मों को लोगों के प्रति समान रूप से व्यवहार करेगा। ये पंथ निरपेक्षता हो गया। उसके बाद लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने स्विट्जरलैंड का उदाहरण देखा, जहां पे क्या होती है? जनता सीधे अपने नेताओं को चुनती है और जब उन्हें नहीं पसंद आते तो उनको वापस बुला लेती है, राइट टू रिकॉल के तहत। किंतु भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अर्थात राष्ट्रपति यहाँ का मुखिया जो होता है वो किसके द्वारा? तो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में जनता सीधे सीधे भागीदारी नहीं करती है, जनता के प्रतिनिधि उनको चुनते हैं। तो भारत में क्या सा लोकतंत्र अपनाया गया? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। गणराज्य की अगर हम बात करें तो गणराज्य क्या क्या अर्थ होता है कि भारत का मुखिया जो है वो पारंपरिक यानी कि जन्मजात नहीं होगा, किसी एक पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनेगा, उसका चुनाव होगा। ठीक है, वो जनता के, भारत के लोगों के द्वारा चुना रहेगा या लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना रहेगा। तो भारत में गणतंत्रात्मक राज्य की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आपने देखा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, सारे लोगों को समझ में आती है। तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, कौन कौन से? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है कि नहीं, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको फंसाने के लिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। इस तरह आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई। याद कर लेना, आप आगे का 4 लाइन आप याद कर लेना, अगर आपको प्रस्तावना से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके बाद स्वतंत्रता पूछता है, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। किसकी किसकी? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, कितने? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। उसके बाद समता की अगर देखें तो 2 प्रकार के समता की बात की गई है। कौन सी? तो आपका प्रतिष्ठा और अवसर, ये 2 प्रकार की समता की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना में किसका जिक्र किया गया है? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की बात की गई है। किस डेट को? तो 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत की अगर बात करें तो अंगीकृत का मतलब होता है बनाना, अधिनियमित की अगर बात करें तो स्वीकार करना, और आत्मार्पित की बात करें तो स्वयं के ऊपर लागू करना। अर्थात भारत के लोगों या भारत के संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया और भारत के लोगों द्वारा स्वयं के ऊपर इसे लागू कर लिया गया। ठीक है, स्वयं के ऊपर इसे लागू कर दिया गया। तो यह था हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसके अंतर्गत हमने पूरा डिटेल में संपूर्ण एक एक टॉपिक को समझा है। मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन इससे बाहर प्रस्तावना में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली क्लास में हम लोग प्रस्तावना से संबंधित 50 से 60 एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी है, जितने भी एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को लेके आने वाले हैं एमसीक्यू के रूप में। तो ये क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद।